हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सिमी में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं आज के हमारे चैप्टर नंबर 14 की, जिसका नाम है जल। हमने कंप्लीट कर लिए हैं 13 चैप्टर्स जो कि दैनिक जीवन से हमारे रिलेटेड थे। एंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं 14 चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे दैनिक जीवन से। इसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत सी क्रियाकलाप दिए गए हैं, मतलब क्रियाएं हैं जो कि जल के बिना संभव नहीं है। जैसे कि नहा रहे हैं कुछ लोग, कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ पीने का पानी भर रहे हैं। ठीक है, ये पानी के उपयोग हैं। ठीक है, हम कितने जल का उपयोग करते हैं ये आप लोग अपना रूटीन जानकर पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम उठते से ही पानी करेंगे, ब्रश में, नहाने में, बर्तन साफ़ करने में, कपड़े में, शौचालय में, फर्श साफ़ करने के लिए, या कई अन्य उपयोग भी होते हैं जीवन में। परिवार में एक दिन में उपयोग में हुए जल की कुल मात्रा, यानी कि अनुमान के आधार पर कि आप कितना कितना जल यूज़ कर सकते हैं दिन में। ठीक है, बूझो जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिल पाता? वे कैसे काम चलाते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारे देश के कई सारे हिस्सों में आज भी जल की भयंकर कमी है। मतलब अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, जिस कारण से वहाँ पर जल की कमी पाई जाती है। कई साधनों द्वारा वहाँ पे जल पूर्ति की जाती है, ज़मीन खोद कर या ट्यूबवेल वगैरह से की जाती है जल की आवश्यक मात्रा की पूर्ति। ठीक है, 14.2 हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो कि हम बात करेंगे आगे कि हम नदियों से, झरनों से, तालाबों से, बांध से इत्यादि, हेडपम्प, कुएं, कई प्रकार की स्रोतों से हमें जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, सो एक सेकेंड। ठीक है, वी कंटिन्यू। हाँ, देखिए, ये हमें यहाँ कहाँ से जल की प्राप्ति हो गई। नदियों, झीलों, नलकूपों, कुओं से जल टोटियों में आता है जल। हाँ, हमारे यहाँ तो नल टोटियों से ही जल की प्राप्ति होती है, जो कि बांध से पानी आता है और हम लोग नल की टोटियों से प्राप्त करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग विभिन्न हो सकता है। जी बिल्कुल, अंततः हम सबके जल के एक सही स्रोत होते हैं, जैसे नदियाँ, झील, तालाब, कुएँ वगैरह वगैरह। ठीक है, etc। वो जो चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन की कल्पना करें कि जिस दिन जल की आपूर्ति द्वारा टोटियों द्वारा नहीं हो रही है, तो आपको स्वयं बहुत दूर चलकर जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी मात्रा में उपयोग करेंगे जितना अन्य दिनों में करते हैं? हाँ, क्योंकि देखिए, हमने बचपन में किसी न किसी ने देखा ही होगा, हमारी मामी वगैरह बचपन में आसपास के सिर्फ एक गवर्नमेंट नल हुआ करता था जिस पर सब लोग पानी भरते थे, तो वहाँ से बाल्टियाँ उठा उठा कर घर तक लानी होती थी। हमने भी किया है, लेकिन हम लोगों ने कम किया है। सो कुएं से बाल्टियाँ लेकर पानी, पीने का पानी वगैरह लाया जाता था बहुत दूर से। ठीक है, ये महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। हमारे आसपास महासागर काफ़ी विस्तृत भाग में फैला हुआ है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत लवण घुले होते हैं, जिससे जल खरा होता है, इसलिए पानी उपयुक्त नहीं होता है। अन्य घरेलू कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित हमें एस.टी. कॉलरेज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। देखिए कि यही बात है कि महासागर का जल पीने योग्य नहीं होता है। सब जगह जल होता है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं होता है। फिर भी महासागर में हमारे उपयोग के लिए जल की आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको ये आश्चर्य लगता है कि जो हम जल उपयोग करते हैं वो खारा नहीं होता है? हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। ठीक है, जल चक्र की बात करते हैं हम लोग। जल के विलुप्त होने की युक्ति। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़े सूखते भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों, अन्य स्थानों पर जल विलुप्त हो जाता है। ये जल कहाँ जाता है? ये जल, ये देख रहे हैं आप, अलगनी पर सूखते हुए कपड़े, यानी कि रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। तो यह सूर्य की गर्मी से ऊष्मा या भाप के रूप में उड़ जाता है, जिससे हमारे कपड़े सूख जाते हैं, या फिर फर्श पर पड़ा हुआ पानी भी उड़ जाता है वाष्प के रूप में। ठीक है, जल वाष्प वायु का भाग बन जाता है। यही इसकी अवस्था दे रखी है, डिस्क्राइब कर रखा है इसको इतना ही। ठीक है, सूर्य के प्रकाश द्वारा छाया में जल का वाष्पन।
ये जल का वाष्पन हो रहा है, छाया में धीरे होता है, लेकिन सूर्य की गर्मी से सूर्य जहाँ होता है वहाँ जल्दी से वाष्पन हो जाता है। ठीक, क्रियाकलाप दिया हुआ है। जल पौधे द्वारा जल की क्षति। पूजो ने वाष्पोचन के विषय में पढ़ता रहता है। उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधों में वाष्पोचन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। उसने पता लगाया कि क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर है। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मानव फसलों कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती होगी। ठीक है, ये ऐसे बादल कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, ये सब क्रियाकलाप द्वारा दिए गए हैं। ये हम लोग बादल कैसे बनते हैं ये ज़रूर पढ़ेंगे। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कैसे होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम हो जाता है, जैसे जैसे पृथ्वी ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु उतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिसे जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी कणिकाएं जल जो वायु में तैरती रहती हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं, अर्थात यही जल कणिकाएं ही बादलों के रूप में बनती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं, और इनमें कुछ बूंदें इतनी भारी होती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। इस प्रकार से वर्षा हो जाती है। सर्दियों में प्रातःकाल धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा। वह विचार कर रहा है कि यह ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है। क्या आप क्या सोचते हैं? हम इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार ओल वाष्पोत्सर्जन वाला जलवायु में चला जाता है और बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ये जल चक्र की क्रिया चलती रहती है। ठीक, पुनः महासागरों की ओर। हाँ, ये पुनः महासागर की ओर लौटते हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी का विभिन्न भागों में जल क्या होता है। देखिए, सूर्य की प्रकाश द्वारा ऊष्मा बनकर हमारे यहाँ से जल भाप बनकर बादलों में जल कणिकाएं बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वही बादल वर्षा के रूप में ज़्यादा वो भारी मात्रा में हो जाते हैं तो वर्षा बन जाती है, और वही वर्षा नदियों, तालाबों और महासागरों में भरकर महासागरों तक पहुँच जाती है और फिर वही जल का निर्माण कर देती है। ठीक है, इस प्रकार और कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम भौम जल का नहीं कहते हैं। भौम जल की काफ़ी सारी युक्तियाँ आजकल उपयोग में लाई जा रही है, जो कि धरती मतलब कह सकते हैं कि ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए यूज़ में की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो पृथ्वी का वाटर लेवल काफ़ी अब हम जल चक्र की बात करते हैं, और अंत में महासागरों से वापस लौट आती है। जल के इस चक्रण को पूरा चक्रण कहते हैं, जो कि अब मैंने आपको डिस्क्राइब में बताया है कि कैसे जल ऊपर जाता है, फिर भाष्प बन के बादलों में निर्माण हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ये इस प्रकार पूरा जल चक्र बन जाता है। यही डायग्राम है। यहाँ पर सूर्य की कमी है, जो कि इसमें शायद दिखाया नहीं गया है। जल चक्र में कंप्लीट डायग्राम नहीं है ये, पहले की बुक्स में हुआ करता था। यहाँ पर एक सूर्य भी हुआ करता था। ठीक है, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी, जगह जगह पर पानी भर जाएगा। देखिए, आज भी शहरों में ऐसा होता है कि कई जगहों पर शहरों में पानी भर जाता है, गाँव में बाढ़ आ जाती है, और पालतू पशुओं, बाड़ों, फसलों, संपदा, मानव इत्यादि का काफ़ी नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है उन्हें। ठीक है, यही यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? दोनों स्थितियों के बारे में हमें समझाया गया है कि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा और काफ़ी वर्षा हो तो भी क्या होगा। अगर काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो हमारे यहाँ पे अकाल पड़ सकता है, मनुष्य जान का खतरा हो सकता है, पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, मनुष्य को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए यही सीन हम याद कर सकते हैं जब बचपन में पानी लेने जाया करते थे। एक लंबी सी कतार, एक नल की लाइन लगी हुई थी। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें हमारे घरों में इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में उपयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इसी उपाय द्वारा वर्षा जल का एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र। ठीक है, ये जहाँ जल गिरे वहीं एकत्र कीजिए, यही होता है वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र। ठीक है, वर्षा जल से क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट और सड़कें और मकान होते हैं, तो यह नालियों में बह जाता है। इस प्रकार जल का कुछ भाग नदियों जलों में पहुँच जाता है, जो बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जल हमारे भूमि में वापस नहीं गया, इसलिए घरों में वापस करने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले हमें 2 तकनीक अपनानी चाहिए वर्षा जल संग्रहण की। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा की जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है।
इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे में लाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी के रिसाव द्वारा भूम जल की पुनः पूर्ति करेगा। इस प्रकार हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है मैं आपको डिटेल में या शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए, हमारी छत पर कुछ पाइप लगा के, अक्सर सभी घरों में होते ही है आजकल पाइप, तो पाइप के द्वारा वर्षा जल को नीचे लाया जाता है। उसे नाली में बहने से रोकने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है। वो पाइप का सीधा कनेक्शन उस गड्ढे तक कर दिया जाता है ताकि वर्षा जल छत से पाइप के द्वारा होके गड्ढे में जाए और वह भौम जल में परिवर्तित हो जाए, यानी कि उस गड्ढे से भूमि जल की आपूर्ति करें। ठीक है, ये छत द्वारा वर्षा जल संग्रहण। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। ठीक है, इसमें हमने जो प्रमुख शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की वह यहाँ पढ़ लेते हैं। बादल, जो कि वाष्पन के द्वारा जल वाष्प बनती है और वो आसमान में बादल का रूप ले लेती है। संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, जो कि हमने जस्ट अभी बात करी। हिम, जलवाष्प और जल चक्र। ठीक है, इसका सारांश हम लोग जान लेते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती हैं। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती हैं। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी में जल की पुनः आपूर्ति करती है। हाँ जी, ये सही बात है। वर्षा फिर से हो जाती है, जो वाष्पन के द्वारा ऊपर गया था जल वो वर्षा के रूप में फिर से नदियों झीलों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल की पूर्ति होती है। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को हम जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। हमारे घरों में वर्षा जल संग्रहण का एक उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए कि छतों से पाइपों द्वारा भूम जल की पूर्ति हो। हमारे घर में हमारे पिताजी द्वारा किया जाता है, हम सभी को अपनाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। जल्दी हम लोग 6th क्लास की NCERT साइंस कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग इसकी एक मैराथन के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की NCERT। देन अगर NCERT जल्दी समय पर कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग इसके बाद मैथ्स की NCERT कंप्लीट करेंगे। उसमें आपको मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगी, मैराथन होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 15 जल्द ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर लर्निंग with me. Please like, share and subscribe my channel Learn with Simi.